आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए अभी जो हमने रिवीजन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का रिवीजन वीडियो अपलोड करा है ना, सारे के सारे जो एमसीक्यूज थे हमारे ये उसमें एक ही वीडियो में मतलब कि मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया। ऐसे ही हमने अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला डाला, तो आज ये है डीएसबीएम जो हमारा है ना, तो इसको भी हम सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कराई हुई है। जैसे कि आपकी 5000 एमसीक्यूज जो प्लेलिस्ट थी उसमें भी आपके डिफरेंट वीडियोस थी, तो मैंने क्या करा इनको एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सके ये वीडियोस, है ना। हो सका तो मैं बाद में इनको सारों को एक में भी कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके, तो इसमें डीएसबीएम के क्वेश्चंस हैं, तो डीएसबीएम जो है इसको अच्छे से इस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं। बम्पर वैकेंसीज आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है स्टेट और सेंटर लेवल की, और आपके एग्जामिनेशन भी बहुत ही पास है, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। जितना हो सके उतना पढ़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करिए, है ना। और देखिए इसमें डीएसबीएम के क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो आप इन वीडियो से देखिए वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा तो हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। आप इनकी स्पीड को ज़्यादा करके और बहुत कम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए और इनका सबका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो वो भी अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस मीन्स देखिए जो हमारा बिजनेस होता है ना, बिजनेस में आपका कॉमर्स आ जाएगा और क्या आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है। इंडस्ट्री में डिफरेंट इंडस्ट्री है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है ना। कॉमर्स में क्या आ जाएगा? कॉमर्स में आपका जैसे बैंकिंग हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, ट्रेड, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सब आ जाएगा। ओके, ट्रेड में फिर हमारे आगे हम सारा पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ओके, तो बिजनेस मीन्स, बिजनेस का क्या मतलब है? सिंपल पूछा है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, कॉमर्स है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखिए बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में आ जाएगा हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन। ओके, तो जो कॉमर्स है तो इसमें किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है? देखिए बायर एंड सेलर्स, बायर्स, कंज्यूमर्स या सेलर। ओके, तो इसमें होता है जो बायर एंड सेलर्स के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है। ये आपका अभी तमिलनाडु में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए ए राइट हो जाएगा। देखिए कॉमर्स जो होता है प्राइमरली कंसर्न्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर, है ना, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एंड सेलर थ्रू ट्रेड, ट्रेड के थ्रू इनके बीच में कॉन्टैक्ट रहता है प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट से क्या कहेंगे? गुड्स को बाय करना और सेल करना इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। ट्रेड कहेंगे, डायरेक्ट सर्विस कहेंगे, कॉमर्स कहेंगे, इनडायरेक्ट सर्विस कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? ट्रेड कहेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। ओके, और कॉमर्स क्या होता है? It is the part of business activity which is related to distribution and selling of goods and service और exchange of commodities. Okay, जो goods and service होती है, देखिए जो goods और service जैसे जहाँ प्रोड्यूस होती है वहाँ से कंज्यूमर्स जो डिफरेंट जगह पर होता है वहाँ पहुँचाना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो कह रहे कॉमर्स में पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज आ जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री इज कॉल्ड। देखिए दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर जो 2021 में हुआ था दिल्ली का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री से तो इंपोर्ट कर लिया, एंड एक्सपोर्ट, अब उसको ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्री को,
एक से तो हमने गुड्स ले लिए, इंपोर्ट करा, दूसरे को वही गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट या एक्स्ट्रा पोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट में सिर्फ एक्सपोर्ट आता, इंपोर्ट में सिर्फ इंपोर्ट आता, लेकिन हमने क्या इंपोर्ट करा फिर उसको एक्सपोर्ट करा, तो ये हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है ये। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए ट्रेड के बारे में आप लोग देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ट्रेड जो होता है जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। इसकी दो कैटेगरी होती है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल और इंटरनेशनल। ओके, internal trade is also known as home trade. It consists of sale and exchange of goods within the boundaries of the country. मतलब कि कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही जो होता है सेल होता है और एक्सचेंज होता है गुड्स का। ओके, तो आपकी जो इंटरनल ट्रेड है उसमें आपका होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आता है। इंटरनल ट्रेड मतलब कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, सेल होता है गुड्स का, वो हमारा विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है। इसमें होलसेल और रिटेल आएगा। होलसेल का मतलब इट इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स इन कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी टू दोज ट्रेडर्स हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर। ओके, तो लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स का सेल होगा तो आपका होलसेल में आ जाएगा, और रिटेल में क्या आ जाएगा? इन दिस ट्रेड रिटेलर सप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटी एज पर देयर नीड्स। ओके, तो रिटेल और होलसेल आप लोग याद रखेंगे। ये हमारा इंटरनल ट्रेड के बारे में हो गया, जिसको हमने होम ट्रेड भी कहा, इसमें होलसेल रिटेल आ गया। अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड है, इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में होता है इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन सिटीजन्स, बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आ गई। उसमें था विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इसमें आपका डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है। ओके, इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द सिटीजन, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इट इज क्लासिफाइड, इसमें इसका क्लासिफिकेशन क्या है? जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपोर्ट मतलब कि व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री परचेज गुड फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्री, एक कंट्री से जो है गुड्स परचेज किया जा रहा है, मतलब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री से गुड परचेज कर रही है ना, मतलब कि इंपोर्ट कर रही है, तो ये आपका हो गया इंपोर्ट ट्रेड हो गया। एक्सपोर्ट में क्या होगा? ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स गुड टू द ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्री, है ना, तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। और फिर एंट्री पोर्ट में ना हमने अभी देखा था, एक से इंपोर्ट करा दूसरे को एक्सपोर्ट कर दिया। व्हेन ट्रेडर परचेज गुड फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से तो गुड्स परचेज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, एंड सेल्स द सेम गुड टू अदर कंट्री, दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा एंट्री पोर्ट ट्रेड जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, तो ट्रेड के बारे में आपको सारा बता दिया। अभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए जो ट्रेड के ऊपर आते हैं, तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या इम्पोर्ट ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड जो होती है ना हमारी, जो होती है होम ट्रेड को ही बोलते हैं ना। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या ऑल। तो आपका इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, जिसमें आपका होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड इज नोन एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट या ऑल। ठीक है, तो एब्रोड से गुड्स की बाय कर रहे हैं तो मतलब कि इम्पोर्ट हो रहा है। आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में पूछ लिया है ना, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज था, वो तो आपका क्या था? इंटरनल ट्रेड था, है ना, या फिर होम ट्रेड था। लेकिन इसमें क्या है? दो कंट्रीज के बीच में है। बताइए, रीजनल ट्रेड होगा, लोकल ट्रेड होगा, होम ट्रेड होगा या फॉरेन ट्रेड होगा? तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होगा या इसको फॉरेन ट्रेड भी बोल देंगे। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। तो ट्रांसपोर्ट जो है इससे क्या क्रिएट होता है? प्लेस यूटिलिटी। आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क या हिंड्रेंस ऑफ स्पॉइलेज। तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप से क्या रिमूव होता है? हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, नॉलेज, प्लेस या पर्सन। तो इसमें हो जाएगा आपका वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, इसमें लिखे हुए सारे। ओके,
warehousing remove the hindrance of time, insurance removes the hindrance of risk, transport system remove the hindrance of place, banking remove hindrance of finance and credit, packaging remove hindrance of risk of spoilage, advertising and publicity remove hindrance of knowledge. Okay, जैसे in commerce hindrance of exchange is removed by trade, bank, insurance, currency. Okay, तो आपका क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक. नेक्स्ट है सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न प्रॉफिट इज नॉन एज. सोशलिस्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट सिस्टम. कह रहा सिस्टम जहां पर क्या प्रोडक्शन जो होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होता है, जो क्या करते हैं अर्न प्रॉफिट. ठीक है, ये किस में होता है, तो ये होता है हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है. ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा. देखिए जो आपके इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स पढ़ते हो उसमें 3 मेन टाइप है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के. क्या है, 3 टाइप है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सोशल सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम. तो आपसे कैपिटलिस्ट सिस्टम का पूछा हुआ था, तो इसमें होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरल इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु ऑपरेट देम टू अर्न प्रॉफिट. ओके, तो ये हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है. जैसे ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रिलेटेड टू, तो मैंने आपको बताया था हमारा जो बिजनेस होता है उसमें कॉमर्स और इंडस्ट्री आता है. तो इंडस्ट्री में मैंने आपको कहा था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है ना. तो इनमें से बताना है आपको ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज रिलेटेड टू, तो एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो चारों टाइप की इंडस्ट्री हमें लिखी हुई है. तो प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग किस रिलेटेड आपको लग रही है, तो ये हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री हो जाएगा. ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा. देखिए दीज आर इंडस्ट्री विच आर प्राइमरली कंसर्न विद मल्टीप्लाइंग और ब्रीडिंग सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल. ओके, तो एग्जांपल्स में इसके ब्रीडिंग फार्म आते हैं, नर्सरीज आती है, कैनल्स आते हैं, पोल्ट्री फार्म आते हैं. तो आपको ना इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल देख के भी पूछ सकता है ये किस टाइप की इंडस्ट्री में आता है. ओके, तो आपने सारी इंडस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, उनके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डैश इंडस्ट्री, एग्जॉस्टिव, जेनेटिक, सिंथेटिक, मैन्युफैक्चरिंग. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज को एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री कवर, तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या कवर होता है, यूपीआरवी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, कॉस्मेटिक होता है, कैटल ब्रीडिंग आता है, माइनिंग आता है. अब देखिए एग्जांपल देके बताया, पूछ लिया आपसे जेनेटिक इंडस्ट्री में हमने देखा था कैटल ब्रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी. ओके, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं. देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी एनएचएम का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में 2022 में हुआ था उसमें आया. उसके बाद आपका जो सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ 2023 में, देखिए उसमें रिपीट हो गया. ठीक है, सेम टू सेम. अगर किसी ने ये पेपर करा हुआ था ना तो उसके लिए तो बिल्कुल फ्री का ही क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स थे, है ना. तो इसीलिए प्रीवियस पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, सिंगल ऑनरशिप होता है, ग्रुप ऑनरशिप होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग होता है, पार्टनरशिप. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग, ये सब आता है. आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट है एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम क्या है, डेवलपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, टेस्टिंग या एडिक्वेट सप्लाई. तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कॉर्पोरेशन होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड. तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है अपना ऑप्शन बी प्रोप्राइटरशिप होता है. ओके, जैसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी आपसे सिंपलेस्ट पूछा, ओल्डेस्ट कौन सा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या ऑल. तो आपका जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसको वन मैन बिजनेस भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फर्म कैरिंग जनरल बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस जो है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 20, 10, 50 या 40. तो कितने होते हैं
20 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जनरल बिजनेस, इन अ फर्म कैरिंग जनरल बिजनेस, तो आपका 20 हो जाएंगे। ओके, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग फर्म, अब बैंकिंग फर्म का पूछा आपसे 10, 20, 100 या 50, तो बैंकिंग के लिए आपका जो है 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, 20, 30, 50 या अनलिमिटेड, तो कितने होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स आपके 50 होते हैं, किसमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम तो देख लिया हमने 50, मिनिमम कितने होते हैं, 5 to 50 या 10, तो मैक्सिमम तो 50 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओके, नेक्स्ट अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बताना है, प्राइवेट का देख लिया, अब पब्लिक का बताइए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 20, 30, 50 या अनलिमिटेड, तो मैक्सिमम तो कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं। और मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, 7 पर्सन होते हैं, और विद नो अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड होते हैं, किसमें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। ओके, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये सारे अभी जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये आपका शायद ये ESIC में पूछा हुआ था ना, जो पेपर हुआ था ESIC का, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पार्टनर्स आपने अच्छे से पढ़ने, आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स के बारे में। पार्टनर हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल टू द फर्म, कह रहे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेता, इसे क्या कहेंगे, सीक्रेट पार्टनर कहेंगे, एक्टिव पार्टनर कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर कहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। पार्टनर जो कह रहे कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, तो ये हमारे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, क्या होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। ओके, स्लीपिंग पार्टनर के बारे में लिखा होगा कि डज नॉट टेक, ये देखिए एक्टिव पार्ट तो नहीं लेते बिजनेस में, डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फंड, बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, और जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसे भी शेयर करेंगे। स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर्स, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर्स को इनएक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। इनएक्टिव मतलब कि क्योंकि ये डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट, तो ये फर्म जो बिजनेस है उसकी मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्ट ही नहीं ले रहे, तो इसलिए ये क्या इनएक्टिव पार्टनर होते हैं, बट ये कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं और जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसे भी शेयर करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ फुल प्लेस, बिलो द एज ऑफ 18 देखते ही हमने समझ जाना है किसकी बात हो रही है, माइनर, नॉमिनल, सीक्रेट या स्लीपिंग, तो ये माइनर पार्टनर की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, माइनर पार्टनर। काइंड ऑफ कौन कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव या वर्किंग पार्टनर होते हैं आपके, ठीक है, स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, ये सारे होते हैं डिफरेंट टाइप का पार्टनर्स। ओके, तो आपका माइनर पार्टनर का हो गया, हमने देख लिया बिलो द एज ऑफ 18। ओके, नेक्स्ट है ए पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, ठीक है, तो एक्टिव पार्ट नहीं लेता मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, तो अभी हमने स्टार्ट देखा था कौन सा था, एक्टिव पार्टनर नहीं होगा ये, तो स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। ओके, तो ये हमारे हमने देखे थे स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर, है ना, स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर हमने देख लिया, डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेगा। जैसे पार्टनर हु आर नीदर इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नोर डू दे इन्वेस्ट एंड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये पार्टनर जो है ना तो क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट में वो टेक पार्ट कर रहे हैं, नीदर एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, नोर डू दे इन्वेस्ट एंड गेट अप शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये कौन से पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है, नॉमिनल है, लिमिटेड है, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, तो ये हमारे साइलेंट पार्टनर है, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है
what is that partner called as who has neither contribute any capital to the firm, मतलब कि कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, नो टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, बट टॉक्स टू द आउटसाइडर्स, बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं, टू क्रिएट एंड प्रेशर दैट ही इज पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब आउटसाइडर को ये ऐसा मतलब कि वो इम्प्रेशन बनाते हैं कि वो पार्टनर है, सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए होते हैं एक तरीके से। तो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल है स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर है पार्टनर इन प्रॉफिट, तो ये आपके होते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल होते हैं ये, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु इज पार्टनर इन प्रॉफिट, तो पार्टनर इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर होगा। पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, person who provides some of the capital from business but who does not take active part in the management of business, partner who get into an agreement to share only profit of the partnership firm not the loss, ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करेंगे, लॉस को नहीं करेंगे, वही हो जाएंगे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नाम से पता लग रहा है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी पार्टनर हु इज अंडर द एज ऑफ 18 दिया है आपका, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन स्टोर, जनरल स्टोर, स्ट्रीट स्टोर एंड नन, तो आपके सिंगल लाइन स्टोर होते हैं, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग वैल्यूएबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस इज कॉल्ड, कर्नाटका में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, प्रोड्यूस कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव होती है, ओके, ऑप्शन ए। जैसे मेल ऑर्डर बिजनेस इज, तो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, होलसेल ट्रेड, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, रिटेल ट्रेड। मेल ऑर्डर बिजनेस होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ओके। नेक्स्ट है when at least 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है, ओके। तो देखिए पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कंपनी है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी। when at least 51% ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल शॉप डील्स इन ऑल गुड, सेम टाइप ऑफ गुड, स्पेशल सेम टाइप ऑफ गुड या स्पेसिफाइड टाइप ऑफ गुड, multiple shop deals in specified same type of goods. Next, a channel of distribution does not include which of the following, channel of distribution में क्या नहीं आता, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, रिटेलर्स, प्रोड्यूसर, देखिए होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज नहीं आएगा, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर इज, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कस्टमर होता है, रिटेलर होता है, तो मिडिल चैनल मेंबर में हमारा रिटेलर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड लिंक बिटवीन द, तो ये भी आपका देखिए 2 एग्जाम में आया है, तो मिडिल मैन जो है आपके पर्सन होते हैं हु प्रोवाइड लिंक बिटवीन कस्टमर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर या वर्कर एंड ओनर, तो ये आपके जो होते हैं मिडिल मैन होते हैं, ये पर्सन होते हैं हु प्रोवाइड लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ओके। नेक्स्ट है होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड, तो होलसेलर किसके बीच में लिंक है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, डॉक्टर, एजेंट, कंज्यूमर, तो आपका जो होलसेलर है वो लिंक होता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। नेक्स्ट इन ए मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश क्रेडिट, बोथ कैश एंड क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो मेल ऑर्डर बिजनेस में गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स नहीं है, दिल्ली में ही पूछा हुआ है। देखिए स्पेशलिटी शॉप्स है, हायर परचेज शॉप है, मेल ऑर्डर बिजनेस, कोऑपरेटिव स्टोर्स, नॉट अ फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर में आपकी जो फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर में आपकी स्पेशलिटी शॉप्स नहीं आती, बाकी तीनों आ जाएंगी, ओके। और जो फिक्स देखिए फिक्स शॉप्स में आपकी स्मॉल स्केल रिटेलर भी आता है, लार्ज स्केल रिटेलर भी आते हैं, तो जो स्पेशलिटी शॉप है ना ये आपकी फिक्स्ड शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स में आ जाएंगे, ओके। देखिए जो फिक्स्ड शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स में आपकी स्ट्रीट स्टॉल्स आती है, सेकंड हैंड गुड्स शॉप आती है, जनरल स्टोर्स आते हैं, सिंगल लाइन स्टोर्स आते हैं और स्पेशलिटी शॉप्स आती है। और जो फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स है उसमें क्या डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स होते हैं, हायर
परचेज शॉप्स होती है, मेल ऑर्डर बिजनेस होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से सब आ जाएगा। ओके, तो आपसे किसी एक का नाम देके भी पूछ सकते हैं ये किस टाइप की शॉप है। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये इसमें पूछ लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है? फिक्स्ड शॉप, स्मॉल स्केल रिटेलर, इटिनरेंट रिटेलर है, स्पेशलिटी शॉप है, फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्केल रिटेलर्स। तो लार्ज वाले में देखा अभी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, तो ये हमारे फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स में हमने देखे थे। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, वही है, डिपार्टमेंटल स्टोर आएंगे। फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स में मल्टीपल शॉप्स या चेन शॉप्स हैं, स्टोर्स है मतलब हायर परचेज शॉप है, मेल ऑर्डर बिजनेस आता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आता है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड। तो ये सब किस में आता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। मार्केटिंग में आएगा, एडवर्टाइजिंग स्किल्स में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, मैनेजमेंट किस में आता है? मैनेजमेंट में आता है। ये आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है होलसेलर्स डील इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, बेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स या ऑल। तो होलसेलर्स डील्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ सब स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट का दूसरा नाम बताइए। एक्रीडिएटेड होलसेल डीलर है, होलसेल डीलर है, सुप्रीम डिस्ट्रीब्यूटर है, क्लियरिंग है, फॉरवर्डिंग एजेंट। तो सब स्टॉकिस्ट जो होते हैं उनको और क्या कहेंगे? होलसेल डीलर भी कहेंगे। आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड होलसेलर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। होलसेलर की 4 कैटेगरी है, स्टॉकिस्ट होते हैं, सुप्रीम डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेल डीलर या सब स्टॉकिस्ट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू ओके कन्वीनियंस ऑफ फार्मासिस्ट, स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ड्रग स्टोर का जो लेआउट होता है वो आपका होता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रूल्स इन शेड्यूल एन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है। आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ए ड्रग स्टोर डिपेंड ऑन। तो ड्रग स्टोर जो होता है उसकी जो साइट सेलेक्ट करता है तो वो किस किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, सेफ्टी या ऑल। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा? सारी ही बातों पर डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर से रिलेटेड, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेजर एरिया नहीं है, देखिए रेशनल यूज, अफोर्डेबल यूज, रिलायबल हेल्थ एंड सप्लाई सिस्टम्स या प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स। तो इसमें से कौन सा नोट है बताइए? आपका जो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। का बेसिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? देखिए ड्रग पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरिया। तो कौन सा जो है बेसिक कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए ये अर्बन एरिया वाला हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरिया। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर, 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 40 या 101 स्क्वायर मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया है। ओके, एम्स पटना का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। ओके, तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर इज 12 स्क्वायर मीटर। और अगर कहें मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए होलसेल ड्रग स्टोर तो भी 12 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर रिटेल एंड होलसेल हो ना तो आपका 15 स्क्वायर मीटर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर। तो इसमें भी आपका क्या आएगा? 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। कर्नाटका में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए ड्रग स्टोर। को ओपन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी नहीं है? देखिए लोकेशन है, मिनिमम स्पेस, ड्रग लाइसेंस, स्टोर अरेंजमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट में आपका नहीं आएगा, लोकेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज एसेंशियल टू स्टार्ट अ रिटेल मेडिकल शॉप। एक रिटेल मेडिकल शॉप स्टार्ट करनी है तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट है? देखिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा ना चाहिए होता है, काट दीजिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, पासपोर्ट। तो क्या चाहिए? कितना सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, हमें क्या चाहिए? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी, परचेज ऑफ राइट क्वालिटी, परचेज फ्रॉम राइट सोर्स, या ऑल, देखिए सारे ही सही है। ओके कि राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट सोर्स होना चाहिए। और भी देखिए इसमें पॉइंट्स है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल परचेजिंग द मटेरियल, राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके नेक्स्ट है टेंडर इशूड ओनली इन दोज केस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रॉपर्टी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड। तो देखिए ओरल टेंडर है, ये लिमिटेड है, सिंगल है या ओपन है, तो ये हमारा होता है सिंगल टेंडर होता है। ओके तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेंडर्स आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर को और क्या कहते हैं, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, परचेजिंग, क्रेडिट। तो इन्हें क्या कहेंगे, परचेज ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर, तो इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जो आपका ये परचेज ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर क्या होता है, सप्लाई ऑर्डर जो है आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जनरली 5 to 6 कॉपीज ऑफ सप्लाई ऑर्डर आर प्रिपेयर, तो आपसे पूछ ले कितनी कॉपीज प्रिपेयर करते हैं, तो 5 से 6 कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। 2 कॉपीज आर सेंड टू द सप्लायर, 2 कॉपीज तो सप्लायर के पास भेज दी जाती है। हु इज एक्सपेक्टेड टू साइन 1 कॉपी एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड रिटर्न इट टू द सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके 1 कॉपी इज सेंड टू स्टोरेज इंचार्ज को भेजेंगे, 1 कॉपी गोज टू अकाउंट डिपार्टमेंट एंड 1 कॉपी रिमेन्स विद द परचेज मैनेजर के पास रह जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, है ना, कोड असाइन करते हैं। ओके करेक्ट, कोडिंग इज डन फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, तो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोडिंग की जाती है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कोडिंग, कोडिंग का मेथड कौन सा नहीं है। देखिए ब्लॉक सिस्टम है, निमोनिक मेथड है, साइन लैंग्वेज सिस्टम है, या फिक्स्ड लोकेशन। तो देखिए इसमें साइन लैंग्वेज सिस्टम जैसा कोई मेथड नहीं आता, बाकी ब्लॉक सिस्टम होता है, निमोनिक मेथड होता है और फिक्स्ड लोकेशन होता है। ओके देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं कोडिफिकेशन के, अल्फाबेटिक मेथड होता है, निमोनिक मेथड होता है, न्यूमेरिक मेथड होता है, कॉम्बिनेशन मेथड होता है, लोकेशन कोडिंग मेथड होता है। जैसे कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन, तो आज जो कोडिंग करते हैं तो वो किस में हेल्प करता है, देखिए हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, रिडक्शन ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स या ऑल, तो किस में हेल्प करेगा, हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा कोडिफिकेशन द प्रोसेस, तो कोडिफिकेशन में क्या करते हैं, असाइन करते हैं कोड, असाइनिंग ऑफ कोड सिंबल और ए नंबर टू ए पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ओके कोडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ मटेरियल इज इसेंशियल फॉर गुड सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल इन विच कोड इज असाइन टू स्टोर्ड आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड ब्लॉक मेथड, निमोनिक मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड या अल्फा न्यूमेरिक मेथड। ठीक है तो आपका जो है ये हो जाएगा निमोनिक मेथड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल परचेज आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है जो मटेरियल परचेज करते हैं उनको इशू किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दिस परचेज इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, हीफो मेथड, फीफो, नीफो या लीफो, तो इसको कहते हैं क्या, FIFO, फीफो मेथड कहेंगे, फास्ट इन फास्ट आउट। ओके तो यही लिखा हुआ है, फीफो का फुल फॉर्म पूछ लिया ओके आपसे एग्जाम में, तो फास्ट इन होता है फास्ट आउट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड इज अ मेथड एसोसिएटेड विद, तो किससे रिलेटेड मेथड है ये, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, परचेज प्रोसीजर है, कोडिफिकेशन में आता है या प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, तो किस में आता है, ये मटेरियल की प्राइसिंग से रिलेटेड होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके देखिए प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, कौन कौन से, एक तो आपका फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है, एवरेज कॉस्ट मेथड होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड होता है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड होता है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड होता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री देखिए आपका DSBM में अगर आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो हमारा इन्वेंट्री आता है। ये जो ड्रग्स DSBM है इसमें जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन बनाना एग्जाम में तो इन्वेंट्री से क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है तो ये पक्का आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इन्वेंट्री को, ABC एनालिसिस है, VED एनालिसिस, EOQ सारा अच्छे से पढ़ना है। देखिए इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री क्या है, नेग्लिजिबल कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो इन्वेंट्री क्या होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैन बी रेफर टू, इन्वेंट्री को और क्या कहेंगे, देखिए
मतलब इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स ऑल, देखिए सारी ही चीज़ें आ जाएंगी इन्वेंट्री में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, fuels and lubricants, spare parts, maintenance, consumables, semi processed materials, finished goods, stock of a business firm at any given point of view, given point of time। ओके तो ये सब इन्वेंट्री में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इन्वेंट्री आर प्राइमरली मेंटेन्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। कह रहे हैं ऑन एन एवरेज बिजनेस इज अबाउट 30% ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री। ओके नेक्स्ट एबीसी एनालिसिस ऑफ द ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया था इन्वेंट्री कंट्रोल हमने पढ़ लिया। तो अब इन्वेंट्री कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक है तो आपको पता होनी चाहिए। एक तो एबीसी एनालिसिस होती है जो हमें ऑप्शन में दिया, एबीसी एनालिसिस क्या है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है। एक ईओक्यू एनालिसिस होती है, एक वीईडी एनालिसिस होती है। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, फुल फॉर्म पे ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम हो रहे हैं तो फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके वीईडी एनालिसिस होता है आपका इनपुट आउटपुट रेशो होता है, इसमें रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स ये सब आता है। तो एबीसी एनालिसिस आपको पता लगे इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है। कह रहे किस पे बेस्ड होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अल्फाबेटिकली, बोथ या नन। तो किस पे, देखिए आईटीबीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 2019 में जो पेपर हुआ था। तो एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट के बेसिस पर जो है ड्रग स्टोर की जो एनालिसिस की जाती है, इसमें एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके देखिए अभी एबीसी एनालिसिस के बारे में लिखा हुआ है। जो एबीसी एनालिसिस होती है, कह रहे इन बिग ड्रग स्टोर लार्ज इन्वेंट्री आइटम्स आर स्टॉक्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ए प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, एबीसी टेक्निक यूज की जाती है। इस टेक्निक में करते क्या है, मटेरियल को डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप में, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम। किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, एंड मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन, मटेरियल की कॉस्ट और मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन के अकॉर्डिंग मटेरियल को डिवाइड किया जाता है, ए आइटम, बी आइटम एंड सी आइटम। ओके नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो हमने अभी देखा किस पे बेस्ड है ये, यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑल। तो किस पे बेस्ड होता है ये, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड मनी वैल्यू ऑफ द कंजप्शन। तो कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है इन, यही लिखा हुआ है इसमें, एबीसी टेक्निक मटेरियल को डिवाइड करते हैं ए, बी और सी आइटम्स में अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ए कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस, ठीक है, एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको बताया ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम्स होते हैं। तो अभी इसमें जो है कहा गया है आपसे क्या, ए आइटम्स के बारे में बताना है। देखिए ए आइटम्स जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं। देखिए अभी पहले ऑप्शंस पढ़िए, आइटम कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री एंड कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट। तो बिल्कुल सही है, ये आइटम्स जो होते हैं ना 10% टोटल इन्वेंट्री का तो 10% होते हैं, लेकिन बजट 70% बजट कंज्यूम करते हैं। तो देख लीजिए आप कितने कॉस्टली आइटम्स होते हैं। आइटम दैट नीड मैक्सिमम फॉलो अप, रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स या ऑल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है ए आइटम्स के बारे में। आंसर इज ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव। तो ए आइटम्स बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, तो इसीलिए जो ये ए आइटम्स होते हैं हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स, और ए आइटम्स रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ए आइटम्स जो होते हैं इनको नीड मैक्सिमम फॉलो अप, और 10% टोटल इन्वेंट्री का होता है, 70% बजट कंज्यूम करेंगे। आपके कौन से ए आइटम्स की बात हो रही है। ओके अभी इसमें और भी लिखा हुआ है, देखिए इन द होल, ए आइटम्स के बारे में लिखा हुआ है ये, इन द होल ऑफ इन्वेंट्री देयर फ्यू कॉस्टली आइटम्स होते हैं विच कम अंडर दिस ग्रुप। तो ए आइटम्स में आपके कॉस्टली आइटम्स आते हैं। दिस आइटम्स में नॉट बी मोर देन टोटल, जो 10% टोटल आइटम का 10% से ज़्यादा नहीं होते, बट कंज्यूम करते हैं 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द इन्वेंट्री का, जो 70% कंज्यूम करते हैं। ओके बजट का। सो दीज आइटम्स रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओवर स्टॉकिंग इज अवॉइडेड, ओनली नेसेसरी क्वांटिटी ऑफ दीज इन्वेंट्रीज आर परचेज एंड स्टॉक सो एज टू मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज आइटम्स। तो ये सारी बातें आपकी किसके, ए आइटम्स के बारे में है। एबीसी एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। देखिए अभी महाराष्ट्र में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन।
अभी मैंने आपको ए बी सी बताया, तो सी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। सी मतलब ये चीप आइटम्स होते हैं, इनको ध्यान रखना, मतलब कि ये टोटल जो इन्वेंट्री का 70% होते हैं और जो बजट होता है वो 10% ही कंज्यूम करेंगे, मतलब कि ए आइटम का ऑपोजिट करना है आपने, है ना। वो कॉस्टली थे तो ये चीप है। देखिए अभी ऑप्शंस पढ़िए। आइटम कवर 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, नहीं 20% नहीं होते, 70% होते हैं, तो आपने ऑप्शन काट देना है। आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, ठीक है, तो इनका जो होता है यही अभी और ऑप्शन देखिए। रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो आपको ए आइटम्स के लिए रिक्वायरमेंट था, तो ये ऑप्शन भी काट दीजिए। आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, तो सीनियर ऑफिसर तो आपके ए आइटम्स को हैंडल करेंगे, तो ये ऑप्शन भी काट दीजिए। तो आपका बचा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो आपका ये हो गया ऑप्शन जो है बी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में लिखा हुआ है, दीज आइटम्स आर कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। सी आइटम्स जो होते हैं ना वो चीपर होते हैं कॉस्ट में, एंड रिप्रेजेंट 70% टोटल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री का 70% होते हैं, और बजट जो होता है वो 10% कंज्यूम करते हैं। 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेंट्री इज स्पेंट ऑन दीज आइटम्स। ओके, तो सी आइटम्स के बारे में ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। अब हमने सी के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे बी आइटम्स के बारे में। तो बी आइटम होता है 20% टोटल इन्वेंट्री का, तो 20% बजट कंज्यूम करते हैं। ओके, इसमें 20-20 ही हमने याद रखना होता है। ओके, देखिए अब बी आइटम्स के बारे में, आइटम कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, तो टोटल इन्वेंट्री का जो 10% वो तो आपके ए आइटम्स होते हैं। आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, तो सीनियर ऑफिसर तो आपके ए आइटम्स को जो है हैंडल करते हैं ना, तो इनको जो आपके जो बी आइटम है इनको तो मिडिल मैनेजमेंट जो होता है वो ही हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो आपका जो है बी के बारे में कौन सी बात सही हो जाएगी, इनको क्या रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है इनको, ठीक है। जो ए आइटम थे उनको तो क्या स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ना। जो बी आइटम होते हैं इनको रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल। ओके, और जो सी आइटम होते हैं उनका क्या होता है, दे रिक्वायर लूज कंट्रोल। तो आपका जो है बी के बारे में क्या सही हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। ओके, देखिए द आइटम्स, अब इसके बारे में लिखा हुआ है, किसके बारे में, आपके बी आइटम्स के बारे में लिखा हुआ है। आइटम्स कमिंग अंडर दिस ग्रुप आर, ना तो ये कॉस्टली होते ना ही चीप होते। दीज आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट 20% टोटल क्वांटिटी का, और 20% टोटल एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री का स्पेंड किया जाता है इन आइटम्स के ऊपर। ओके, तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए बी आइटम्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी एनालिसिस का मतलब पूछा आपसे। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यही हो जाएगा। ऑलवेज देखिए एवरेज लिखा हुआ है, गलत हो गया। एनुअल नहीं होता, आर्बिट्रेरी नहीं होता, क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री का 10% है, और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं। कौन से आइटम्स हैं, ए बी सी बताइए। 10% टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है, और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको क्या है, ये बहुत ही कॉस्टली आइटम्स है। इनके लिए जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, और इनको जो है आपके सीनियर ऑफिसर्स हैंडल करते हैं। मैक्सिमम फॉलो अप की नीड होती है इनको, तो ये हमारे होते हैं कौन से, ए आइटम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट तो यही लिखा हुआ है इसमें, ए आइटम ये हमने पढ़ लिया, 10% टोटल इन्वेंट्री का, 70% बजट कंज्यूम करेंगे। बी आइटम में 20-20 याद रखेंगे, और सी आइटम में ए का ऑपोजिट कर दीजिए, ये 70% जो है टोटल इन्वेंट्री कवर करेंगे, और 10% बजट कंज्यूम करेंगे। ओके, सिंपल आपने ए आइटम का ऑपोजिट कर देना। अगर आप एक याद कर लेंगे ना तो आपको ना सारे याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है 70%। अभी मैंने बताया था आपको 10% ऑफ ड्रग, तो 10% तो है ड्रग का, मतलब कि 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं। वही देखिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी हुई है। ओके, तो ये एमपीएससी में पूछ लिया। तो कौन से आइटम्स हैं, हमारे ए आइटम्स की बात हो रही है। ओके,
नेक्स्ट है इन एबीसी एनालिसिस ए आइटम्स आर। देखिए फिर से उसी पेपर में एमपीएससी में दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा कि ए आइटम्स के बारे में 10 to 20% ऑफ आइटम्स। तो आइटम्स का मतलब कि इन्वेंट्री का 10 to 20% एंड 70 to 80% ऑफ एक्सपेंडिचर। 1 to 2% ऑफ आइटम्स एंड 70 to 80, तो 1 to 2% तो नहीं होते। 10 to 20% ऑफ आइटम 90 से 95% एक्सपेंडिचर तो नहीं होता, ये 1 to 2% भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमारा ऑप्शन 1 निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने देखा है 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री का 70% बजट कंज्यूम करते, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओक्यू स्टैंड फॉर। ये महाराष्ट्र में अभी पूछा हुआ था, रिसेंटली एग्जाम होता। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बिल्कुल सिंपल इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछे। ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो ईओक्यू जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें किसको मिनिमाइज करते हैं, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ सप्लायर प्राइस। देखिए इसमें जो होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज करना होता है। ओके, नेक्स्ट इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। तो इसमें क्या करें, मिनिमम क्या होना चाहिए। तो हमने अभी देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम होनी चाहिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, ईओक्यू में जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क। पेपर वर्क की कॉस्ट, पेपर वर्क इन्वॉल्व इन प्लेसिंग ऑर्डर लाइक यूज ऑफ पेपर, टाइपिंग, पोस्टिंग, फिलिंग, इन सब के लिए इन सबको मिनिमाइज करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व इन दिस वर्क। ओके, तो स्टाफ की सैलरी जो इस वर्क में इन्वॉल्व है वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। कॉस्ट इंसिडेंटल टू प्लेसिंग एन ऑर्डर लाइक फॉलो अप, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, ये सब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक जो रेंट ऑफ स्टोरेज है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉस्ट ऑफ टैक्सीज है, सैलरीज है स्टोर कीपर्स की, एंड लॉस इन स्टोरेज ड्यू टू पिलफ्रेज, वेस्ट, ब्रेकेज। तो ये सब आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ओके, तो आपसे अलग अलग देख के भी पूछ सकते हैं कि ये किस में आएगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट है इन एज पर ईओक्यू एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, बोथ या नन। ठीक है, मोर और लेस फिक्स्ड होती है आपकी कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, बताइए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर्स, रेंट ऑफ स्टोरेज, सारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आए थे ना। आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का ये अभी ये केरला के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या पढ़ा आपने, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आया था, बिल्कुल आया था। कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क तो इसमें नहीं आया, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस भी आया था, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा ना। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका क्या आया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आया और कॉस्ट ऑफ टैक्सेस 1 और 3 आया आपका, है ना। तो आपका जो 1 और 3 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका जो देख लीजिए रेंट ऑफ स्टोरेज, लॉस, जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स, लॉस इन स्टोर्स ड्यू टू पिलफ्रेज, वेस्ट, ब्रेकेज, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइज। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या आता है, बिन कार्ड, स्टोर लेजर, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग या ऑल। देखिए सारी ही चीजें आ जाएंगी परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है उसमें आपका परपीचुअल जो ये इन्वेंट्री सिस्टम भी आता है। एबीसी एनालिसिस देखा हमने, एक हमने ईओक्यू एनालिसिस देख लिया, एक ये परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन। ठीक है, तो आपका जो है रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। तो कह रहे हैं टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम्स, मूविंग रेशियो, ऑल। तो आपकी तीनों ही बातें सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके,
नेक्स्ट है ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री। ए ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कब कहेंगे? जब उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? एक्सेस में होगी, इनएडिक्वेट होगी, मीगर होगी, या फिर एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। तो अगर ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कहेंगे, कब कहेंगे? जब उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ओके, नेक्स्ट इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी एनालिसिस में डी किसके लिए स्टैंड करता है? तो देखिए वीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है वाइटल, वी से वाइटल, ई से इसेंशियल, डी से होता है डिजायरेबल। वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। तो ये भी हमारी क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। तो हमने एबीसी एनालिसिस देखा इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में, ईओक्यू देखा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब वीईडी भी होता है। ओके, और आपने जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखा, रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग जो है आइटम्स देखा, इनपुट आउटपुट रेशो भी आता है इसमें। तो इसमें डी बता दिया मैंने। डाटा ऑप्शन देखिए, डाटा ऑफ रिसिप्ट ऑफ आइटम, डेविएशन ऑफ स्टॉक, डेली डिजायर आइटम, डिजायरेबल आइटम। तो आंसर इज ऑप्शन 4 डिजायरेबल आइटम हो जाएगा ना। नेक्स्ट है ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग। एबीसी एनालिसिस तो हमने देखी थी, अलग देखी थी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वीईडी भी देख लिया, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये किस में आ जाएगा? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रेशो इज द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द डैश एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रेशो जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है, तो ये किसके बीच में रिलेशन होता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द, आपका आ जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस, आ जाएगा ना, टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो तमिलनाडु में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, डैश टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर। कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है? तो किस में पढ़ते हो आप लोग? वीईडी में एनालिसिस में आता है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल में आएगा, ईओक्यू में आईओ रेशो मतलब इनपुट आउटपुट रेशो, बिन कार्ड में। तो कितनी इन्वेंट्री, हाउ मच ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी ऑर्डर्ड, ये हमारा ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट है इट डैश इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर। वही है कि हाउ मच ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी ऑर्डर्ड, वही है। तो किस में आता है? हमने अभी देखा, तो ये देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली एमपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो आपका ईओक्यू के बारे में ही है। ओके, तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड। तो देखिए स्क्रैप आइटम, सरप्लस, ऑब्सोलीट या डोरमेंट मटेरियल। तो ये ऑब्सोलीट आइटम्स होते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। वीईडी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी का फुल फॉर्म आपने बताना है, मैंने आपको क्या बताया था? वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल इसेंशियल ड्रग नहीं होता, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। बाकी वेरी नहीं होता, वेरी वाले ऑप्शन काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्रीज मूविंग टेम्पोरेरीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन आर कॉल्ड। ऑब्सोलीट आइटम, सरप्लस आइटम, डोरमेंट आइटम, स्क्रैप आइटम। इन्वेंट्री मूविंग टेम्पोरेरीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन, तो इन्हें कहेंगे डोरमेंट आइटम्स कहेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, प्रोडक्शन और प्रोसेस। ठीक है, ऐसे आइटम जो यूजलेस हो जाते हैं, क्यों? डिजाइन चेंज की वजह से, प्रोडक्शन या प्रोसेस की वजह से। तो इन्हें क्या कहेंगे? स्लो मूविंग आइटम, डोरमेंट आइटम, ऑब्सोलीट, लेजिटिमेट। तो इन्हें कहेंगे ऑब्सोलीट आइटम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप विच कैन बी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप, डिफेक्टिव स्क्रैप हो जाएगा, लेजिटिमेट स्क्रैप या सरप्लस स्क्रैप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेजिटिमेट स्क्रैप हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड स्क्रैप इज रेफर टू एज। तो प्री डिटरमाइंड स्क्रैप जो होते हैं उसे क्या कहेंगे? एंटिसिपेटेड स्क्रैप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप, लेजिटिमेटेड स्क्रैप, डिफेक्टिव स्क्रैप। तो लेजिटिमेट स्क्रैप को ही क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइंड स्क्रैप बोलते हैं, या फिर प्री डिटरमाइंड स्क्रैप को ही लेजिटिमेट स्क्रैप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। ओके, एमपीएससी का एग्जाम होता है उसमें तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया था। ओके,
और भी केरला में आया, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर प्लेस करना परचेस के लिए एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम रिसीव करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे क्या कहेंगे? बफर टाइम, लीड टाइम, रीऑर्डर टाइम, वेटिंग टाइम। तो ये लीड टाइम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए फिर वही क्वेश्चन है, टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल एंड डिलीवरिंग एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इज नोन एज। तो वही आपका क्या है? लीड टाइम होता है। ये हमारा यूपीआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, फिर से देखिए टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट इन स्टॉक। तो ये वही हमारा क्या हो गया? लीड टाइम हो गया। ये केरला में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द एवरेज ड्यूरेशन इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। तो ये भी हमारा लीड टाइम हो गया। तो आप कहेंगे एक क्वेश्चन मैम ने कितनी बार रिपीट कर दिया? देखिए इतने ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आपको क्या बताना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है। तो ये रिसेंटली महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन्वेंट्री की मेथड मैंने आपको बताया, कौन कौन से बताए? देखिए वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, वीईडी एनालिसिस बताया क्या? बिल्कुल बताया। ऑलवेज वाटर कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस हमने देखा, बिल्कुल देखा। इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल एनालिसिस था कुछ ऐसा, या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था? तो देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो था, लेकिन ये इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं होता। इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस होता है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल इज लीड स्टॉक, एवरेज स्टॉक, बफर स्टॉक, रीऑर्डर स्टॉक। तो ये होता है क्या होता है? बफर स्टॉक होता है। क्या बोलते हैं इसको? बफर स्टॉक होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बफर स्टॉक जो है इसको मिनिमम स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं और सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं बफर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज, है ना, मिनिमम स्टॉक लेवल भी यही है और सेफ्टी स्टॉक लेवल भी यही है, जो बफर स्टॉक है एक ही बात है वो तीनों के। नेक्स्ट है पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर। वो पॉइंट जिस पर क्या कह रहे हैं, बिजनेस जो है ऑर्डर करेगा, न्यू स्टॉक ऑर्डर करेगा फ्रॉम द सप्लायर। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? रीस्टॉक लेवल कहेंगे, रीफिल लेवल कहेंगे, रीलोड या रीऑर्डर लेवल। तो इसको कहेंगे रीऑर्डर लेवल कहेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए रीऑर्डर लेवल कह रहे हैं फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कह रहे व्हेन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री रीचेस एट दिस पॉइंट द प्रोसेस फॉर परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी स्टार्टेड। द रीऑर्डर लेवल इज स्लाइटली मोर देन मिनिमम स्टॉक लेवल टू गार्ड अगेंस्ट एबनॉर्मल यूज ऑफ आइटम्स एंड नॉर्मली डिले इन सप्लाई। ओके, फिर कह रहे हैं फॉर्मूला भी अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था इसका, कैलकुलेट करने का रीऑर्डर लेवल को। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ध्यान रखना फॉर्मूला। ओके, देखिए कंप्लीट देख लीजिए फॉर्मूला इसका। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो ये आपका है रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड इज यूज्ड फॉर सेल प्रमोशंस। देखिए सेल प्रमोशंस के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? देखिए कूपन्स है, ट्रेड स्टैम्प है, फ्री सैंपल्स है, ऑल। देखिए सारे ही मेथड्स यूज किए जाते हैं सेल प्रमोशंस के लिए। ओके, कूपन्स हो गया, ट्रेड स्टैम्प हो गया, फ्री सैंपल्स हो गया। ओके, देखिए टेक्निक और सेल प्रमोशंस के और कौन कौन से मेथड्स है? देखिए फ्री सैंपल्स देखा हमने, ट्रेड स्टैम्प्स, कूपन्स देखा, बाकी प्रीमियम और बोनस ऑफर होता है, प्राइस कॉन्टेस्ट होता है, फेयर एंड एग्जीबिशन भी होता है टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशंस में। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप जो है वो क्या होता है? प्री स्केल प्रेपरेशन होता है, प्रोस्पेक्टिंग होता है, अप्रोचिंग होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये देखिए स्टेप वाइज ही लिखे हुए हैं। सेलिंग प्रोसेस के जो स्टेप है ना, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप वाइज ही लिखे हुए हैं। तो सेकंड स्टेप आपका प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए कौन कौन से स्टेप होते हैं सेलिंग प्रोसेस में? प्री स्केल प्रेपरेशन होता है, प्रोस्पेक्टिंग, फिर अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, डीलिंग विद ऑब्जेक्ट, क्लोजिंग द सेल, फॉलो अप। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन की इसेंशियल क्वालिटी क्या होती है? मॉरल, वोकेशनल, मेंटल या ऑल। देखिए सारी ही क्वालिटीज होनी चाहिए सेल्समैन में। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए क्वालिटीज जो है पर्सनल क्वालिटीज होती है, मेंटल क्वालिटीज होती है सेल्समैन के अंदर। ओके, जो क्वालिटीज होती है सेल्समैन की वो हम पढ़ रहे हैं, पर्सनल होती है, मेंटल, सोशल, वोकेशनल होती है। नेक्स्ट, कलर हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले के लिए कौन से कलर्स जो है, देखिए इनका जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो कलर्स हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले। तो आपने बताना है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू दिया है, फिर ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू दिया है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज या येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। सबसे फर्स्ट में रेड आएगा। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज। जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एडवांसमेंट प्रोग्राम कहेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम कहेंगे, रोटेशन या मॉक प्रोग्राम। तो उनको कहेंगे इंडक्शन प्रोग्राम कहेंगे। ओके, तो ये आपका UPRVUNL में पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में। नेक्स्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू। तो अभी हमने देखा न्यूली जो रिक्रूटेड एम्प्लॉयज के लिए होती है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। तो न्यूली एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग, बोथ है नन। तो न्यू एम्प्लॉयज जो होते हैं ना उनके लिए होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीपल या डिविजिबल। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी बात सही लिखी हुई है? आपको जो है इसमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सी बात सही है? देखिए, इंडस्ट्रियल बैंक इज IDBI। तो IDBI क्या है? इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। लैंड मॉर्टेज बैंक इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1982। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 या ऑल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मिक्स्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो मिक्स बैंक जो होता है किस किस का कॉम्बिनेशन है? इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंड सेविंग बैंक या कमर्शियल एंड एक्सचेंज बैंक। तो मिक्स बैंक जो होता है ना उसमें इंडस्ट्रियल बैंक और कमर्शियल बैंक का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? इंडस्ट्रियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड बैंक। देखिए जो मिक्स्ड बैंक के बारे में लिखा हुआ है, मिक्स्ड बैंक्स रिप्रेजेंट ए मिक्सचर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक। एम ऑफ कमर्शियल, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो तो क्या प्रोवाइड करते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और जो इंडस्ट्रियल बैंक होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। ठीक है, तो मिक्स बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट, अ बैंक लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो बैंक है वो कौन सा है? SBI है, IFCI है, IDBI, एक्सिम बैंक। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारा होता है कौन सा? एक्सिम बैंक होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? का टाइप नहीं है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या आपका एक्सचेंज बैंक। तो एक्सचेंज बैंक जो है कोऑपरेटिव बैंक के टाइप में नहीं आता। बाकी देखिए आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आता है। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो होती है ये ऑर्गेनाइज्ड होती है विलेज लेवल पे, और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं एट स्टेट लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल किसे कहेंगे? तमिलनाडु में पूछा हुआ रिसेंटली क्वेश्चन 2023 में। देखिए वर्किंग कैपिटल कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे, परमानेंट कैपिटल कहेंगे, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ओके, तो रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, इसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी कह सकते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह सकते हैं और वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, वर्किंग, रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो होती क्या है ये? तो जो आपकी वर्किंग, रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल है तो ये क्या होती है? मनी बीइंग यूज्ड फॉर कोर ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के जो कोर ऑपरेशन के लिए मनी जो यूज की जाती है उसी को सर्कुलेटिंग कैपिटल कह सकते हैं, रिवॉल्विंग कैपिटल कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल इंक्लूड इसमें क्या क्या आता है? इसमें कैश आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, इन्वेंट्री इन प्रोसेस आता है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री आता है एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज वर्किंग कैपिटल और ऑल्टरनेटली रिवॉल्विंग कैपिटल भी इसे कहेंगे। ओके,
नेक्स्ट है कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंसेस कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है। क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है? कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंस। तो ये हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है। ओके, देखिए परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर ए बिजनेस टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड एंड टू पे रेगुलर एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ओके, जैसे वेजेस हो गया, है ना, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। परमानेंट वर्किंग इज कैपिटल ऑल्सो नीडेड, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होती है इज ऑल्सो नीडेड इमीडिएटली आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू। तो मीडियम टर्म फाइनेंस जो है इसका वैलिडिटी पीरियड कब तक होता है? बिलो 3 ईयर, अबाउट 10 ईयर, 3 to 5 ईयर, 3 to 10। तो ये 3 to 10 ईयर्स, 3 से 10 साल होता है। ओके, नेक्स्ट है गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एक्सेप्ट ट्रेड एसोसिएशंस, सेल्समैन, कंज्यूमर्स या डीलर्स। ओके, देखिए जो आपकी मार्केट रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है, मार्केट रिसर्च के जो आप लोग देखते हैं उसमें एक तो इंटरनल सोर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स जो होते हैं ना उसमें आपका प्राइमरी सोर्स आता है और सेकेंडरी सोर्स आता है। तो आपका वही पूछा है कि प्राइमरी सोर्स कौन सा है? प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डाटा मतलब कि प्राइमरी सोर्स है एक्सेप्ट, है ना। तो देखिए ट्रेड एसोसिएशन है, सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर। तो प्राइमरी सोर्स में हमारा सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर आ जाएगा। ट्रेड एसोसिएशन सेकेंडरी सोर्स में आता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ है। ओके, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए प्राइमरी सोर्स जो मार्केट रिसर्च के जो आपके एक्सटर्नल सोर्स में प्राइमरी सोर्स है उसमें सेल्समैन, कंज्यूमर्स, डीलर्स आते हैं। सेकेंडरी सोर्स में आपका ट्रेड प्रेस आ जाएगा, ट्रेड एसोसिएशंस आ जाएगा जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। पब्लिश्ड सर्वेज आते हैं, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। ओके, नेक्स्ट है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर कैटेगराइज्ड अंडर द डैश पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च का मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल सोर्स बताया और एक्सटर्नल सोर्स बताया। एक्सटर्नल सोर्स में आपका प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में हमारे सेल्समैन आए थे, है ना। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किस में आ जाएगा? प्राइमरी सोर्स में। बिल्कुल सिंपल है, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन बुक अकाउंट, द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस। देखिए जो अकाउंटिंग के आपके कंसेप्ट है ना, अकाउंटिंग के कंसेप्ट उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहे ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको मनी में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, है ना, आर नॉट एंटर्ड इन द बुक अकाउंट, उनको अकाउंट में एंटर ही नहीं करेंगे। मतलब कि सारे के सारे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है वही हमारी जो है अकाउंट में एंटर करेंगे, है ना। तो यही लिखा हुआ है, कह रहे कि जो ट्रांजैक्शन नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन द बुक अकाउंट। तो ये कंसेप्ट कौन सा है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन देखिए, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न है, पीरियोडिसिटी। तो ये हमारा होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है। ओके, तो ट्रांजैक्शंस कहते हैं कि इस कंसेप्ट में कहा जाता है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं मनी की टर्म में कन्वर्ट किए जाने चाहिए। जो मनी की टर्म मतलब मनी में कन्वर्ट होंगे वो ही जो है बुक अकाउंट में एंटर किए जाएंगे। ओके, तो ये हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। तो ये हमारा कौन सा है कि मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा, है ना। ये आपका है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आता है। ओके, तो ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तो आपने सारे पढ़ने हैं इन कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये गोइंग कंसर्न की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन दिस केस? रिवेन्यू रियलाइजेशन, मनी मेजरमेंट तो आपने अभी देख ही लिया, गोइंग कंसर्न भी देखा, मैच कंसेप्ट दिया है। तो रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, तो ये रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट में आता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट,
कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट या रिवेन्यू रियलाइजेशन। तो ये हमारा देखिए ये दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमारा है रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है। दिल्ली के फार्मासिस्ट का एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है व्हेन अ गिवन इवेंट अफेक्ट बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। कह रहे कोई भी इवेंट है उससे रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग या कंजर्वेशन कंसेप्ट। तो ये हमारा हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट में आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सेट ऑफ बुक्स इज अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटिंग। तो इसको क्या कहेंगे? बुक कीपिंग कहेंगे। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट फाइंड द वन विच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए आपने याद रखना असेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। ओके, आपने ये याद रखना। अब इससे अपना आंसर निकालिए, आपको बताना है कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। देखिए असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बिल्कुल सही है। असेट, अब देखिए असेट माइनस, अब इस एल को इधर ले आइए, माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये भी सही है। असेट्स माइनस ये कैपिटल को इधर ले आइए, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी सही है ना। असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होता, तो आपका नोट में ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टाफ इज एंटर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट। जो सैलरी होती है स्टाफ की, सैलरीज जो होती है वो कौन से अकाउंट में आती है? सैलरीज जो है उसके लिए कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल। देखिए पर्सनल अकाउंट तो मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड होगा ना, पर्सनल है, नॉमिनल, तीन टाइप के पढ़ते हो आप, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, तो सैलरीज वगैरह जो होती है ना वो किस में आती है? वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, अभी मैंने सारा आगे लिखा हुआ अकाउंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आर रेफर टू एज। टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स जो हैं वो कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट है या रियल अकाउंट है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आपके रियल अकाउंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? रियल अकाउंट्स जो होते हैं उसमें आपके टेंजिबल अकाउंट आते हैं और इनटेंजिबल अकाउंट्स आते हैं। ओके, देखिए अभी अकाउंट्स के बारे में लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तीन होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल में आपका टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट आ जाएगा। अब पर्सनल के बारे में पढ़िए। दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू पर्सन्स, पर्सन से रिलेटेड होते हैं। दीज पर्सन्स में भी नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, जैसे भी राम, कुछ भी हो गया, राज अकाउंट, राजेश, रमेश, है ना। मतलब कि कोई पर्सन रियल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, बॉडीज, कॉर्पोरेट या एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, तो पर्संस जो है नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्संस का अकाउंट भी हो सकता है, तो आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर हमारे रियल अकाउंट जो होते हैं, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं, इनमें आते हैं। तो दीज इंक्लूड असेट्स दैट आर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो टच कर सकते हैं हम, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। टेंजिबल में कौन से आएंगे? जिनको टच किया जा सके, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, स्टेशनरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, तो ये हमारे हैं टेंजिबल रियल अकाउंट है। इनटेंजिबल कौन से होंगे? जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दीज असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड, हाउएवर दीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी एंड हैव वैल्यू। जैसे आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। फिर आपका बच गया कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जैसे हमारा दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, तो आपका जो लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, ये सब आपका किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे कि हमारा सैलरीज लिखा हुआ था, नॉमिनल अकाउंट में आता है। ओके, नेक्स्ट अकाउंट विच रिलेटेड टू इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया टेंजिबल जो हमारे रियल अकाउंट थे, है ना, तो रियल अकाउंट में हमने देखा टेंजिबल और इनटेंजिबल आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसमें क्या कहा है? इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड। तो ये पर्सनल अकाउंट तो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, पर्सन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। रियल अकाउंट में आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल आ गया। नॉमिनल में हमने देख ही लिया, इनकम वगैरह ये सब आ जाएगा, तो हमारा रियल अकाउंट आ जाएगा ना। जो आपका इनटेंजिबल थिंग्स वाला है तो वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट आ जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, तो ये वही लिखा हुआ है रियल अकाउंट्स में, कह रहे हैं दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज, वही लिखा हुआ है इसमें, टेंजिबल और इंटेंजिबल रियल अकाउंट, मैंने अभी आपको सारा बता दिया। जैसे टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू लॉस एंड इनकम, तो अभी हमने देखा अकाउंट्स में पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो लॉस और इनकम के लिए कौन सा था, पर्सनल जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, रियल में हमने टेंजिबल और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स देख लिए, है ना। तो आपका जो लॉस और इनकम है ये नॉमिनल में आ जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, लेकिन नॉमिनल अकाउंट है, दिस अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक नहीं है, जनरल्स है, लेजर्स है, सेल बुक्स है, कैश बुक। देखिए लेजर इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर्स जो है सेकेंडरी एंट्री की बुक्स में आते हैं, ओरिजिनल एंट्री में नहीं आते। जनरल्स है, सेल बुक और कैश बुक आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में आ जाएंगे। आंसर आपका नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जो है, क्या ये बुक्स क्या होती है, दिस आर बुक्स फॉर अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शंस होती है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो है आपकी जो ओरिजिनल एंट्रीज की बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो कौन कौन सी ओरिजिनल एंट्री की बुक है, जनरल्स होते हैं, कैश बुक्स होती हैं और अदर डे बुक्स होती है। कैश बुक्स में आपकी सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलमनार कैश बुक है, 3 कॉलमनार कैश बुक और पैटी कैश बुक्स आती है। अदर डे बुक्स में आपकी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक्स आती है। तो आपसे ना अलग अलग इनके ऑप्शंस देके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पैटी कैश बुक किस टाइप की है, तो ये सारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज है, जो है बुक ऑफ ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, बिकॉज ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द, सबसे पहले ट्रांजेक्शंस जो है जनरल में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड द सेकंड बुक ऑफ एंट्री, बिकॉज ट्रांजेक्शंस इन द लेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल्स टू लेजर, ठीक है। तो जो लेजर है हमारे किस में आते हैं, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री में आते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शंस इन द लेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल टू लेजर। ओके, नेक्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन, तो कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स तो होते हैं वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में सिंगल कॉलम, कैश बुक में डबल कॉलम, कैश बुक में या लेजर में। तो कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स आर, इसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें, डबल कॉलम कैश बुक में। नेक्स्ट है लेजर इज ए बुक ऑफ, तो लेजर देखिए ओरिजिनल एंट्री की बुक तो है नहीं, सेकेंडरी एंट्री की बुक है, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो बैलेंसिंग कहाँ होती है, लेजर जनरल दोनों में, तो बैलेंसिंग होती है आपकी लेजर में होती है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। पेजेस ऑफ ए लेजर, लेजर के पेजेस को क्या कहेंगे, लीव्स, बिल्स, फोलियोज, लीफलेट्स, तो पेजेस जो है लेजर के उन्हें क्या बोलते हैं, फोलियोज बोलते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जैसे एवरी जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ 2 इन अकाउंट 3, 4 या 1, तो एवरी जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, तो लेजर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं कैसे, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज या अकाउंट वाइज, तो कैसे होती है, अकाउंट वाइज होती है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ना जनरल इज कॉल्ड, जनरल में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पोस्टिंग, कास्टिंग, जनरलाइजिंग या टैलिंग, तो जनरल्स में जो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है उसे जनरलाइजिंग कहेंगे, ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एंट्री फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड, ठीक है। अब जनरल से लेजर्स में जो एंट्री हो रही है उसे क्या कहेंगे, पोस्टिंग कहेंगे, ट्रांसफर, रिकॉर्डिंग या जनरलाइजिंग, तो इसे कहेंगे पोस्टिंग कहेंगे, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पोस्टिंग क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल्स टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर, इसे कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट है लेजर कंटेन पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल और, तो सारे ही अकाउंट्स होते हैं लेजर में, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट, डेबिट ऑफ द सेल अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द परचेज अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द सेल अकाउंट, तो मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट, डेबिट, असेट्स, लायबिलिटी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहेंगे। नेक्स्ट है परचेज इंडेंट इज अ टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल या ओल्ड, परचेज इंडेंट क्या होता है, एक टाइप का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड, प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये आपका होता है ट्रायल बैलेंस होता है, ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज इट। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है, समरी है, लेजर है, अकाउंट है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग एंट्रीज इनटू द डेट स्टेटेड एट द हेड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस के बारे में वो लिखा हुआ है, it is a statement showing all ledger balances prepared as on a particular date. It is prepared to check the arithmetical accuracy of writing the transactions on debit and credit sides of two different accounts. Okay, तो इसमें हम एरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस इज क्लासिफाइड इन डेबिट एंड क्रेडिट ग्रुप्स। इफ द डेबिट टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट टोटल, ट्रायल बैलेंस इज सेट टू बी टेल्ड। ओके, तो मतलब डेबिट टोटल डेबिट जो है क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ये देखिए कोई अकाउंट नहीं होता, क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है शोइंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। नहीं स्टेटमेंट, अब पूछा स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है चेक करने के लिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग एंट्री। तो इसे अभी हमने क्या कहा था? जनरल लेजर बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। तो स्टेटमेंट क्या है? हमारी ट्रायल बैलेंस होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट, फंक्शन या प्रोसेस लेआउट। तो इसे कहेंगे ये प्रोडक्ट लेआउट होता है। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जनरल या लेजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कम्स अंडर। तो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? करंट असेट्स है, टेंजिबल है। टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, या मिसलेनियस। तो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? ये इनटेंजिबल है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इनटेंजिबल असेट्स में आते हैं। ओके, और इसमें करंट असेट्स का लिखा हुआ है विच आर इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, ये आपके करंट असेट्स होते हैं, जैसे कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश है, बिल्स है, डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, ये सब हमारे करंट असेट्स में आते हैं। जैसे फिक्स असेट्स आर, फिक्स असेट्स क्या होते हैं? लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, देखिए सारे ही फिक्स असेट्स है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल। ठीक है, देखिए असेट्स में आपके फिक्स असेट्स होते हैं, है। फिक्स असेट्स में आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल आते हैं। टेंजिबल में लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आ जाएगा। इनटेंजिबल में हमारे जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है ना। फिर करंट असेट्स में हमारा कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, बिल, डेटर्स, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, ये सब करंट असेट्स में आते हैं। नेक्स्ट है बिलो मैंशनड आर टेंजिबल असेट्स एक्सेप्ट। तो टेंजिबल वही जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना। तो बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स टेंजिबल में आ जाएंगे, बाकी गुडविल तो आपका इनटेंजिबल में आता है। तो आंसर एक्सेप्ट पूछा हुआ तो ऑप्शन डी हो गया। ओके, तो टेंजिबल में वही लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आ गया, तो गुडविल आपका किस में आ जाएगा? इनटेंजिबल में। तो फिर से गुडविल के बारे में पूछा, गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स या नन। तो किस में आता है ये? गुडविल इनटेंजिबल असेट्स में आता है ना। पेटेंट, कॉपीराइट, आपका गुडविल, ये सब आपका इनटेंजिबल असेट्स में आता है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी है? बॉन्ड्स है, डेटर्स, डिबेंचर्स है, ये कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो आपके जो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रेशो इज ऑल्सो नोन एज करंट रेशो, एफिशिएंसी रेशो, सोलवेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। तो वर्किंग कैपिटल रेशो को और क्या कहेंगे? करंट रेशो भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कि देखिए जो आपका करंट रेशो कह रहे हैं इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो को। ओके, तो कह रहे हैं जनरली वर्किंग कैपिटल रेशो ऑफ लेस देन 1 इज टेकिंग एज इंडिकेटिव ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर liquidity problem, while a ratio of 1.5 to 2 is interpreted as indicating a company is on the solid financial grouping in term of liquidity। ठीक है, तो आपका जो ये रेशो होता है 1.5 से मतलब 2 होना चाहिए। करंट रेशो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डैश इज यूज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आपका लिक्विडिटी रेशो होता है ये, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, जनरली करंट रेशो ऑफ डैश इन मार्केट इज कंसिडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री। तो अभी हमने देखा करंट रेशो के बारे में, तो कितना करंट रेशो होना चाहिए, तो मैंने अभी आपको 1.5 to 2 बताया था ना, तो आपका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 2। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। करंट रेशो आपका वही वर्किंग कैपिटल रेशो, तो जनरली करंट रेशो जो 2 होता है ना वो कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री। ओके, करंट रेशो ऑफ 2 का मतलब होता है फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ करंट लायबिलिटीज 2 रुपीज ऑफ करंट असेट्स आर अवेलेबल टू पे देम। टू फाइंड योर करंट रेशो यू वुड डिवाइड द करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है, हमने देख लिया। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस रिलेटेड विद एसोसिएशन बिटवीन सेल्स एंड असेट्स ऑफ फर्म इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एफिशिएंसी रेशियो कहेंगे। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, इंटेंडेड टू मेजर द एफिशिएंसी विद विच द फर्म मैनेज एंड यूटिलाइज इट्स असेट्स। एक्टिविटी रेशियो इज अ टेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वेरियस असेट्स ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन, एक ड्रग का प्राइस किस किस पे बातों पे जो है डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे, कंजप्शन पे, और सभी पे डिपेंड करेगा, है ना। प्राइस ऑफ ए ड्रग, आंसर इज ऑप्शन 4। मतलब विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट ए हेल्थी फैसिलिटी। तो हेल्थ फैसिलिटी जो है वहाँ पर जो ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है। प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग स्टोर, सप्लाई, ऑर्डरिंग, रिसीविंग सप्लायर्स, सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो नोट में आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके, नेक्स्ट है ए रिसिप्ट गिवन टू ए सेलर टू ए बायर हु हैज रिटर्न गुड, ठीक है, विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस या बिल। तो इसे कहेंगे क्रेडिट नोट कहेंगे। तो क्रेडिट नोट होता क्या है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है, इशूड बाय सेलर, सेलर जो है बायर को इशू करता है। क्रेडिट नोट एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द सेल रिटर्न जनरल। In other word, credit note is evidence of reduction in sales. It is a receipt given to the customer who has, जो जिसने मतलब कि गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स लौटाया है ना, तो उसको दिया जाता है। कस्टमर जिसने गुड्स वापस करा है तो उसको रिसिप्ट देते हैं ना, उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट, विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड नीड्स, टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस्ड रेट एज कंपेयर टू अदर कंपटीटर इज अ डैश टाइप ऑफ पॉलिसी। रेगुलर प्राइसिंग है, ओल्ड प्राइसिंग है, प्राइस लीडरशिप है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने ये DSBM के इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। ओके, बाकी जो है अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किस पे लेके आऊँगी, मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगी। ओके, तो अभी जो है हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जनरल लेजर, कैश बुक या नन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।